हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं एसआई का प्रैक्टिस कि एसआई के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे तो और भी अच्छा है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये एक बढ़िया कंटेंट है कि साथ के साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये यूपी एसआई का के लिए एक अच्छा बेस्ट कंटेंट है जो टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं और जो अधिकांश क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन अच्छी वैकेंसियों में आए हुए हैं और टॉप वाले क्वेश्चन हैं सभी। तो देखते हैं आप कितना कर सकते हैं। तो इनके बारे में सभी के 25 क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे टॉप तरीके से, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे कि सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आप तक जल्दी से पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में होते हैं, पहली बात राज्यसभा क्या है? ये हमारी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का एक ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। यह भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें जो है सबसे पहले 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी अन्य सदस्य जो है उसके बाद उन सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसमें कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और एक और बात कि इनका 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में, इनका 1/3 सदस्य है हर 2 वर्ष में इनका सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात पट्टियों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि यातायात पट्टियों में जो लाल प्रकाश का रंग होता है क्यों होता है, उसका कारण क्या है लाल प्रकाश का? तो ध्यान दिए कौन सा आंसर है इसमें। पहला है लाल प्रकाश कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का चिन्ह है। ये बात तो सही है कि हाँ लाल खतरे का चिन्ह है, लेकिन इसे नहीं मान सकते। जानवर लाल रंग को पहचान सकते हैं, ये भी कोई बात नहीं। लाल प्रकाश अधिक परिक्षेपित होता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका क्या है? सही है कि लाल प्रकाश कम परिक्षेपित होता है। इसलिए यातायात पट्टियों में जो है वो यातायात पट्टियाँ नहीं, मतलब यातायात सिग्नलों में, ये सॉरी यहाँ गलत है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश कम परिक्षेपित होता है। तो ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं इसके बारे में। इसी के आधार पर ही हम जो शाम के समय में सब सूर्य के लाल या नारंगी दिखाई देने की व्याख्या भी होती है इस लाल प्रकाश के कारण से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? तो ये सभी को ध्यान होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो वर्ष 1972 में लाया गया था। और ये जो इसका उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य, यह इसके अंतर्गत जो है हम राष्ट्रीय उद्यान तथा जो अभ्यारण्य बनाए होते हैं उनकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसार यह एक प्रकार से वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित यह एक ठोस कदम था जो सन 1972 में लागू किया गया, वो सन 1972 में लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है क्यों? विद्युत बल्ब में जो गैस होती है उसमें निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है, वह क्यों भरी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है
कि फिलामेंट तंतु की आयु बढ़ाने के लिए विद्युत बल्ब में जो निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस भरी होती है, उसके बल्ब के अंदर जो फिलामेंट तंतु होता है उसकी आयु बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल ना सके, इसलिए उसमें क्या है, नाइट्रोजन और ऑर्गन ये निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं, जिससे कि उसकी आयु लगातार बढ़ी रहती है। अर्थात और बात यह है कि इस विद्युत बल्ब के अंदर अत्यधिक ताप पर भी ये गैसें क्या है, बल्ब के तंतु या फिलामेंट को, यानी कि जो टंगस्टन होता है, फिलामेंट जो टंगस्टन धातु का बना होता है, उससे अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए क्या है, वो अधिक समय तक मजबूत बना रहता है, उसकी आयु क्या है, बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सभी को ध्यान होगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। इसका राइट आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष। इनमें इसका राइट आंसर है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। इसकी क्या कंडीशन है कि जो अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य नहीं रहने की स्थिति में भी अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। ये इस कंडीशन थी कि अनुच्छेद 94 बी के अंतर्गत, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, लेकिन इसी के अनुसार ही कि त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। जो उस पर त्यागपत्र होता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपकर अपना पद जो है त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त यह है कि अध्यक्ष कभी भी उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन बनी रहती हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो गोल गुंबज, जो सभी को ध्यान होगा कि गोल गुंबज जो है 17वीं सदी में बनाया गया था। यदि इसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि किसने बनवाया था, तो गोल गुंबज का जो निर्माण हुआ था वो 1656 ईस्वी में किया गया था। 17वीं सदी में 1656 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ था? बीजापुर, कर्नाटक। ये बीजापुर कर्नाटक के जो बादशाह थे आदिलशाही वंश के जो शासक थे आदिलशाही वंश के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ये बनवाया गया था गोल गुंबज। जबकि गोल गुंबज जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज जो है वो बीजापुर के आदिल शाह का मकबरा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 51 मीटर है। इसकी ऊंचाई 51 मीटर है। इसका निर्माण जो हुआ था वो फारसी वास्तुकार दावुल याकूत ने किया था। इसका जो वास्तुकार था बना हुआ जिसने बनाया था वो दावुल याकूत ने किया था इसका वास्तुकार। तो ध्यान रखिएगा कि 1656 में बनाया गया था और ये 51 मीटर ऊंचा है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरीफ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय खरीफ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान दीजिए कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है, कि राष्ट्रीय खरीफ 2018 का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि नीति एवं कार्यक्रमों को उत्पादन केंद्रित के अतिरिक्त आय केंद्रित बनाना था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो सागरों को, यानी कि किन दो सागरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर तीसरा, पहला ऑप्शन दे रखा है लाल सागर पे भूमध्य सागर, ये तो नहीं है। लाल सागर व अटलांटिक महासागर, ये भी नहीं है।
अटलांटिक व प्रशांत महासागर, ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। तीसरा कि अटलांटिक व प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। इसकी थोड़ी सी समय की बात करें कि पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1914 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यात। ये क्यात है कि क्यात देश की मुद्रा है। क्यात किस देश की मुद्रा है? नहीं, क्यात जो मुद्रा है, ये मुद्रा का नाम है, क्यात एक मुद्रा का नाम है और वह किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो म्यांमार जो है एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी नैपीडा, इसकी राजधानी है नायपीडा। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी नायपीडा है और यह भारत की पूर्वी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जो म्यांमार है यह भारत की पूर्वी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर म्यांमार है। जबकि दूसरा ऑप्शन जो यूएई दे रखा है, यूएई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसकी मुद्रा डॉलर है। नेपाल जो है इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। और जो कतर ऑप्शन दे रखा है, कतर की जो मुद्रा है वो, कतर की जो राजधानी दोहा है उसकी मुद्रा रियाल है। ध्यान रखिएगा, इसकी मुद्रा रियाल है और राजधानी दोहा। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, यूएई की मुद्रा डॉलर और क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1300 मीटर, जिसकी लंबाई 1300 मीटर है। लेकिन इससे जो पहले था वो खड़गपुर पश्चिम बंगाल का था। ये पूर्व वाला है, सेकंड नंबर पे। ध्यान रखिएगा, पहले खड़गपुर था लेकिन अब गोरखपुर है। तो पूर्व में जो था वो खड़गपुर पश्चिम बंगाल का था, लेकिन अब जो रेलवे पुल है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर ज़िले का रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1300 मीटर है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो था, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल का था, उसकी जो लंबाई थी पहले वो 1078 मीटर थी, केवल वो 72 मीटर 1072 मीटर थी। लेकिन अब 1300 मीटर लंबा है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जैनियों द्वारा जो अपने पवित्र ग्रंथ था उनका, उनमें सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह जो है अंग शब्द का प्रयोग क्या करते थे। इसका राइट आंसर क्या हुआ? अंग है। जो उनके साहित्य में जो आगम कहा जाता था शब्द को, इसलिए आगम वर्ड को ही उन्होंने क्या कहा? अंग कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से चलते हैं। भारत में निर्धनता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत में निर्धनता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में जो निर्धनता का अनुमान है, इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा भारत में निर्धनता का जो अनुमान लगाया जाता है वो जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा लगाया जाता है। यह एक NSSO संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यानी कि मजदूरी संगठन, जो मेहनत मजदूरी वाले जो संगठन बना होता है, उसका जो मुख्यालय बना हुआ था वो मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? इसकी स्थापना की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी जो स्थापना की गई थी,
इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। कब की गई थी? 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। क्योंकि वर्ष 1969 में, ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1969 में संगठन को 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, इनकी 50वीं वर्षगांठ थी सन 1969 में, 50वीं वर्षगांठ थी, तब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तब से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई और तब से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय और डॉट डॉट के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इसके स्थान पे रिक्त स्थान के में क्या आएगा कि निम्न हिमालय और इसके बीच में जो होता है वो लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शिवालिक है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एक स्थान है, खाली स्थान, एक लंब रूप में घाटी बनी हुई है, उस घाटी को हम दून की घाटी कहते हैं। और यह घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार की घाटियाँ अधिकांश उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं, जो हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है अधिकांश घाटियाँ। इसलिए इस लंब घाटी को ही क्या कहते हैं? हम दून की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किन राज्यों को लाभान्वित करती है? नागार्जुन सागर जो एक नदी परियोजना है और यह कौन कौन से राज्यों को लाभान्वित करती है? तो ध्यान दीजिए कि ये किन 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। नहीं, नागार्जुन सागर परियोजना यहाँ तो कहीं बनी नहीं है। तेलंगाना एवं कर्नाटक। तेलंगाना एवं कर्नाटक, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, राइट। तीसरा ऑप्शन इसका सही है कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जो है, इन दोनों राज्यों के बीच में नागार्जुन सागर परियोजना बनी हुई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो 10 दिसंबर, ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर 1955 में की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में की गई थी। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इस परियोजना की स्थापना की गई थी, जिससे ये दोनों ही राज्य, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दोनों ही राज्य इससे लाभान्वित हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह के अग्रणी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह के अग्रणी थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसके मुख्य सदस्य बने हुए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो वह सत्याग्रह जो था वो बारदोली सत्याग्रह था। और यह सत्याग्रह जो चलाया गया था वो 1928 में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1928 में। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था ये। कहाँ हुआ था ये? गुजरात में हुआ था। और ये एक प्रकार से प्रमुख किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर है। उड़ीसा जो नागर शैली है उसका एक प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर लिंगराज मंदिर है। इसका ऑप्शन दूसरा है कि उड़ीसा नागर शैली का जो एक प्रमुख मंदिर है वो लिंगराज मंदिर है, जो उड़ीसा में है। और इसकी बात करें उड़ीसा के बारे में तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यह मंदिर भी भुवनेश्वर में ही स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 11वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। और ये किसने करवाया था? एक सोमवंशी राजा दुंदु, यानी कि जजाति कहते थे उन्हें, सोमवंशी राजा दुंदु, जो केसरी के द्वारा कराया गया था। सोमवंशी राजा थे दुंदु, तो उनके द्वारा यह कराया गया था, जो उड़ीसा नागर शैली में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 55 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसकी हाइट कितनी है? 55 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरेसीट
जी ने किस किस देश की चंद्र मिशन परियोजना है जिसका 2020 में प्रक्षेपण किया गया है? बेरेसीट जी यह किस किस देश की चंद्र मिशन परियोजना है जिसका 2020 में प्रक्षेपण किया गया था? तो बेरेसीट जो है एक जेनेसिस यानी कि बेरेसीट मतलब जेनेसिस एक परियोजना थी और यह किस देश में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो इजराइल में किया गया था। इजराइल देश की ये एक चंद्र मिशन परियोजना थी, लेकिन इसका प्रक्षेपण तो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था और यह जो है इजराइल का प्रथम चंद्र मिशन था। यह इजराइल देश का प्रथम चंद्र मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पृष्ठभूमि में फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को निम्न में से किस कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो भारतीय फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस थी, इनमें से किस कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन पहला है कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। ये जो फिल्म थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी और ये सब सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, इसलिए क्या है, इसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें तो इसकी घोषणा जो की गई थी वो हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर ने की थी और यह 3 मार्च 2019 को की गई थी। 3 मार्च 2019 को इसकी घोषणा की गई थी और यह क्या समारोह होता है? ये 90वां पुरस्कार समारोह था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस निम्न में से किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी वह किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? तो यह सभी को पता होगा। इसकी बात करें तो यह एक इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी। यह एक इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये जो चलाई गई थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो इसका राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट है कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। यदि इसकी दूरी की बात करें तो यह ट्रेन 755 किलोमीटर, कितना? 755 किलोमीटर की दूरी पर, और यह 8 घंटे में तय करने वाली दूरी थी। इन 2 शहरों के बीच जो 755 किलोमीटर की दूरी थी वो 8 घंटे में पूरी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि यह ट्रेन जो है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? यह सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहला, नॉल एवं रस्का ने। सभी को पता होगा कि नॉल एवं रस्का ने इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। और यह कब किया था? 1932 में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यह किस सन में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो किस सन में किया था? 1932 में, ध्यान रखिएगा। और ये इसका कार्य क्या था कि यह जो है 2000 नहीं, लगभग 2 लाख गुना आवर्धित किया जा सकता है। इसकी जो रचना थी उसे 2 लाख गुना आवर्धित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर सभी को पता होगा कि पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है कि गुरुत्वीय बल जो है वो सभी जितने भी दुर्बल बल हैं उन सब में क्या है, सबसे ही वो जितने भी मूल बल हैं उन सब में एक तरह प्रकार से दुर्बल बल है। इसकी बात करें तो यह ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, ये जो है ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण जो लगने वाला बल है, यानी कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है यह कण और पिंडों के बीच में द्रव्यमानों के कारण लगता है। द्रव्यमानों के कारण यह लगता है, जिसका भार क्या होता है? W बराबर
mg, W बराबर mg इसका भार होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि गुरुत्व बल क्या है, तो ये ऑप्शन में आ जाता है कि W बराबर mg, तो ये ध्यान रखिएगा कि W बराबर mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें मिला था स्नानागार भी मिला था, तथा एक अन्नागार भी मिला था, अन्न भंडार, जिसमें अन्न भंडार किया जाता है, जो क्या है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं इसे, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। और एक बात, खास बात कि ये इसमें जो अन्नागार प्राप्त हुआ था वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये भारत के जो गृह मंत्री थे, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस मनाया जाता है। जो एकीकरण मतलब एकता दिवस मनाया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहीं तक है बस, आज इतने ही क्वेश्चन है। डेली हम 25 क्वेश्चन लेंगे जो यूपीएसआई के लिए होंगे, या यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। डेली 25 क्वेश्चन जिसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे, टोटल जीएस ही रहेगा। बाकी इसके साथ साथ हम एनटीपीसी का भी एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे। उसके साथ हिस्ट्री तो चल ही रही है कंप्लीट, कि टोटल कंप्लीट हिस्ट्री हम सारी ऑब्जेक्टिव रूप में लेंगे, सारी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में आएगी, जिससे कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। तो प्रत्येक वीडियो को देखते रहना ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी कारगर रहे। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो, कोई कमी दिखाई दी हो इसमें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमियां हैं, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और हम उन कमियों को दूर कर सकें। तो प्लीज़ बताइएगा क्या कमी हुई है। बाकी अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें आगे आने वाला वीडियो जल्दी से पहुँचे और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके।